So hi everyone. So आज we are with Dr. Das and today here we are going to discuss about brain stroke. So आप सभी को पता है that I also had a brain stroke around 9 to 10 month ago in the May. So आज हम लोग यहाँ पर Fortis हॉस्पिटल में हैं that is in गुड़गांव and I am with Dr. Das. So hi sir, how are you sir? Yeah, hi. So, namaskar. As you said, we'll be talking today about a stroke, and this is an immense pleasure actually. मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं जो आज इंटरव्यू जो दे रहा हूँ या जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं आज हमारे I'll say कि मेरे फ्रेंड है अभी हिमांशु से हो रहा है और स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं और हिमांशु को खुद को स्ट्रोक हुआ था कुछ ही महीने पहले और ट्रीटमेंट के साथ उनको कंप्लीट रिकवरी हुआ है। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ जानकारी के बारे, बेसिक जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में और हिमांशु के साथ। राइट। तो सर सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता। जब मेरे साथ जनरली क्या हुआ था कि जिस समय पर मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में कुछ हुआ मुझे, हाँ, और फिर अचानक मुझे चल पड़ा और मैं चलने लगा। तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ बड़ी चीज़ है, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है ऐसा कुछ। बट उस समय पर मुझे पता चलता लोगों से कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नहीं पता था। तो सबसे पहले सर हम आपसे स्टार्ट करते हैं सर, ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक या हमने कभी कभी बोलते हैं कि ब्रेन अटैक है ना। सो ब्रेन अटैक या हिंदी में हम लकवा बोलते हैं, जिसको ब्रेन में क्लॉट या ब्रेन के नसें फटने की वजह से होता है। राइट। सो ये दो प्रकार का होता है। जैसे कोई भी कारण की वजह से हमारे जो ब्रेन के जो नसें हैं, जो धमनी हैं, वहाँ पे क्लॉट चला गया और रास्ते ब्लॉक हो गया, तो ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो वो एरिया जो है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो उनका जो लक्षण बॉडी में आता है, जैसे हाथों में, पाँव में कमजोरी आ जाना, ये सारा थिंग। सिमिलर थिंग्स जो हो सकता है वो भी हो सकता है कि ब्रेन के जो नसें हैं वो फट गया है, आइदर बीपी ज़्यादा होने की वजह से फट गया है, तो उसके वजह से भी इस तरह का ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। राइट। तो सर जैसे ब्रेन स्ट्रोक होते हैं तो जब मैं कुछ रिसर्च किया था यूट्यूब वगैरह पर पे, तो आई फाइंड आउट कि काफ़ी लोगों के अलग अलग एरियाज़ में इफ़ेक्ट करता है। राइट। आई जैसे कुछ लोग हैं तो क्योंकि बॉडी इज़ परफेक्टली फिट, बट वो चल नहीं पा रहे हैं। कुछ जगह पर लोग होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस प्लस माइनस वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो किस किस टाइप से अगर फॉर एग्जांपल होता है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के बाद लोगों को फील ऐसा हो, लोगों को लगता है क्या? ठीक है, एग्जैक्टली। सो हिमांशु देखो, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो सिम्टम्स आता है, जो लक्षण है, सो जब भी हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो उनका जो लक्षण है उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, उस लक्षण के बारे में नहीं पता। तो और जैसे मैंने बताया है कि ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो होता है एक मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी है, और इसको जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है, जिसे हिमांशु को हुआ है। अभी जहाँ तक लक्षण का बारे में बात है, जैसे अभी ज़्यादातर जो हम लोग बात करेंगे जो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो है क्लॉट की वजह से जो हो रहा है, जो क्लॉट के वजह से जो ब्रेन अटैक होता है वो ज़्यादातर वो कॉमन ज़्यादा वही है, अराउंड 80%, 70-80% या 85% जो ब्रेन अटैक होता है वो क्लॉट के वजह से होता है। और ये क्लॉट जैसे ब्रेन में कहीं पे एरिया पे जहाँ पे जाएंगे, जिस एरिया पे ये ब्लॉक करेगा, तो ब्रेन का जो पार्ट है जो माल फंक्शन होगा और उसी के सिम्टम्स आएंगे। जैसे आपको इन सिंपल टर्म्स हम बताते हैं, जैसे हमारा राइट साइड का जो कंट्रोल हो रहा है हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड से कंट्रोल हो रहा है, सिमिलरली लेफ्ट साइड जो कंट्रोल हो रहा है राइट साइड से कंट्रोल हो रहा है। फॉर ए राइट हैंडेड पर्सन, मेरा जैसे मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मेरा स्पीच का जो मेजर स्पीच एरिया जो है लेफ्ट साइड में है। तो हमारे लेफ्ट साइड का उस एरिया में क्लॉट गया और नस से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना। हाथों में, पाँव में कमजोरी आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे पीछे के नस से, ब्रेन के पीछे के नस से ब्लॉक आएगा तो उसमें आदमी को ऐसा हो सकता है कि उनको चलने में ऐसा लगता है कि एटेक्सिया, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, लड़खड़ाना, जैसे दारू पी के चलते इस तरह का चलना, चलने के समय एक दो साइड में स्वेइंग होना, या आंखों से अच्छे से दिख नहीं पाया, ये सारा सिम्टम्स आ सकते हैं।
तो सिम्टम्स को हम जैसे ये लक्षण को आइडेंटिफाई करना है तो हमें जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन उनके तरफ से भी है कि देयर आर सम एक्रोनिम, जैसे आप बोल सकते हैं कि फास्ट और बी फास्ट, इससे हमें पता चलता है। देयर आर न्यूअर एक्रोनिम्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेव मी या बचाओ बोल के भी हम हिंदी शब्द बचाओ से भी हम याद रख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं जिसको हम जिससे हम स्ट्रोक को पता चले। राइट। सो बचाव के बारे में मैं बता चाहूँगा। बचाव का मतलब ब मतलब बाहू में कमजोरी आ जाना, जैसे हाथ पाँव सब कुछ ठीक थे और फटक से हाथों में या पाँव में कमजोरी आ जाना, उसको आप पूरा कमजोरी नहीं है तो इसे भी चेक कर सकते हैं कि उनको आगे की तरफ से हाथ लेके आने के लिए बोलिए। राइट। और आप ऐसे करके थोड़ा समय के लिए रखेंगे तो हाथों में कमजोरी है तो ये नीचे आ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। सो हाथों में कमजोरी आ जाना, ग्रिप में कमजोरी आ जाना। बचाव, सो आवाज में तुतलापन आना, है ना, जिसको हम जिसे जो चीज़ बोल रहे हैं वो क्लियरिटी नहीं है, ये सारा। चेहरा में थोड़ा सा जैसे बोलते हैं बेंगा हो जाना, जैसे इससे करके दांत दिखाने बोलेंगे या हंसेंगे तो मुंह थोड़ा सा बेंगा हो जाना। राइट। सो ये सारा जो है कॉमन सिम्टम्स है। इसके बिना बाकी कॉमन सिम्टम्स जैसे हैं आप कोई फटक से बेहोशी हो जाना, राइट। तो ये भी आपको स्ट्रोक्स का लक्षण है। राइट। तो सर रीज़न क्या होता है, जैसे अगर ब्रेन स्ट्रोक में देखा है तो आई सर्च कि थोड़ा सा सर्च मैंने किया तो उसमें देखा कि तो वन ऑफ द वेट, मतलब जो वेट आपका बढ़ जाए, हाँ। आपके अंदर अगर बहुत स्मोक कर आप कर रहे हैं, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है? क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है कि एक रीज़न काफ़ी डॉक्टर से हिसाब से मैंने बात किया था तो सेड कि वन ऑफ द रीज़न इज़ स्ट्रेस। राइट। और काफ़ी लोगों को लगता है कि सर मुझे तो कोई स्ट्रेस है नहीं, राइट, मैं एज ए यंग पर्सन, तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई एक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, अगर फील ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है, ये सब चीज़ें कैसे है सर, कौन कौन से यहाँ पर ऐसे किस वजह से हो सकता है? राइट। देखिए, स्ट्रोक जो होता है जैसे मैंने पहले बताया दो प्रकार का, एक तो ब्लीडिंग वाला और एक आपका क्लॉट वाला। जो ज़्यादातर हम जो बात आज कर रहे हैं क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक होता है। राइट। सो क्लॉट जो है ब्रेन में जो क्लॉट पहुंचते हैं उसका मेजर कारण आप देखेंगे तो जैसे किसी को ब्रेन के जो सप्लाई करने वाला जो नसें हैं वहाँ पे कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल डिसलॉज होकर ब्रेन तक जा सकते हैं और उसी की वजह से वो रास्ता बंद हो सकता है क्लॉट। दूसरा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसी की वजह से हार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, वही क्लॉट ऊपर जा सकते हैं। राइट। इसके बिना बाकी जो कॉमन कारण है जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा है, किसी को ओबेसिटीज़ हैं, तो ये सारा कॉमन कॉजेस हैं। इसके बिना जैसे आपने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन आजकल के जो मॉडर्न लाइफ, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ, उसमें हमने देखा है कि किसी को स्ट्रेस है या हम लोग हमारा जो आजकल फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गया है। जैसे पहले लोग हम लोग खेलते थे, ये कहते, आजकल वो सारा एटलीस्ट जगह भी नहीं है और हमारे पास इतना होते भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं होते हैं। तो एक प्रकार का सीडेंटरी लाइफ होता है, ऑफिस जाते हैं, घर में आ जाता है, बैठते हैं और हम लोग फास्ट फूड खा भी लेते हैं, मतलब हाई रिच कोलेस्ट्रॉल हो या आपका ऑयली फूड्स काफ़ी लेते हैं, पिज़्ज़ाज़ एंड ऑल। एब्सोल्युटली। सो उससे क्या होता है, वेट गेन्स भी ज़्यादा तो होता ही है और उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है और शरीर में, तो उससे वजह से क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस इज डेफिनेटली एन रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड सिमिलरली अदर थिंग्स, ऐसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग आप बोल सकते हैं कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ तभी भी स्ट्रोक ही होता है, बट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो इंडिया में हैं आप देखेंगे तो मतलब दिल्ली के पकड़ लीजिए, इतना पोल्यूशन है तो इनडायरेक्ट आपको तो इससे भी स्मोकिंग हो ही रहा है, राइट। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, आई मीन लाइक जैसे शुगर, बीपी, जैसे मैंने बताया। सम अनकॉमन और अनयूजुअल थिंग्स इज लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। सो ये सारा कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि अभी यंग बंदे में ज़्यादा, जिनको कि कभी बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं, शुगर का भी प्रॉब्लम नहीं, तभी भी स्ट्रोक लेके अफेक्ट होते हैं। तो मैंने भी देखा भी काफ़ी जगह पर, आई जस्ट चेक विद, मैं एक्चुअली बीन टू एम्स, राइट, तो दे सेड कि इट्स वेरी रेयर कि आप यंग एज में आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इज इट रियल कि एक्चुअली ऐसा है कि आप ओल्ड एज में ही लोगों को मिलता है ब्रेन स्ट्रोक या फिर यंग एज में भी हो सकता है? तो क्या मतलब ऐसा किस एज? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको अभी सच बताऊं तो हमारे हॉस्पिटल्स में अभी जो लेटेस्ट हमने जो स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं, जैसे आपने खुद को ही देखा है,
आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 50% 40-50% जो मरीज है वो बिलो 40 ईयर्स के हैं जिनको स्ट्रोक हो रहा है। राइट। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। हम लोग सेडेंटरी लाइफ, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, ओबेसिटीज़ बढ़ गया है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये सारा प्रॉबेबली इसके वजह से हमें स्ट्रोक की लक्षण यंग एज में आ रहा है। जैसे हम पहले जो ज़माने में सोचते थे, लाइक अराउंड 20-30 ईयर्स बैक, किसी को स्ट्रोक हुआ है इसका मतलब सोचते थे कि काफ़ी बुजुर्ग होंगे, शायद उनको स्ट्रोक हो गया, पैरालिटिक है, तो कभी भी हम यंग में सोचते ही नहीं थे। राइट, करेक्ट। आप खुद के बारे में सोचो, आप तो 26-20 सच ए यंग वंडरफुल गाय। सो ही हैड ए स्ट्रोक, यू कैन बिलीव दैट ही इज सो लकी ही केम इन टाइम। आप सोचो, इनको इतना हेल्दी आदमी होने के बावजूद भी उनको स्ट्रोक हुआ है। तो स्ट्रोक किसी को भी कोई भी एज में हो सकता है, इवन यंग एज में आजकल ज़्यादा हो रहा है। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर एक्चुअली। बिकॉज यंग एज में तो रिकवरी हो सकती है, लेकिन ओल्ड एज में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसके। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है इसे। एंड एट द सेम टाइम आपको सोशल बर्डन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप सोचो किसी का घर में यंग एक बंदे को जिसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है फैमिली, राइट, काफ़ी होप है, सब कुछ उसके ऊपर किया हुआ है, या न्यूली मैरिड है या फैमिली बना हुआ है, और सडनली इस तरह हो जाता है और बेड बाउंड हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट व्हिच कैन एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो सर दो चीज़ें, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, मतलब मैं देख सकता हूँ मेरे लगभग 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे हु हैड ब्रेन स्ट्रोक। राइट। एक एक फ्रेंड कहो या फिर आप उनको स्टूडेंट की तरह बात करें, तो शी हैड ब्रेन स्ट्रोक, और उनको लगभग मतलब काफ़ी दिनों तक उसको पता ही नहीं चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। राइट, उसको काफ़ी दिनों के बाद जब डॉक्टर्स से वहाँ पर जाए थे, नॉर्मल डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनको तो पता नहीं चल रहा था कि ब्रेन स्ट्रोक है। बाद में उनको पता चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, काफ़ी बाद में भी। राइट। सर मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता था सर, न्यूरॉन्स जो है, राइट, न्यूरॉन्स हमें समझ आता है, हमें एक IT पर्सन, राइट, हम लोग वहाँ पर एक न्यूरॉन वहाँ पर अलग होता है, और एक जो न्यूरॉन हम लोग यहाँ से बात करते हैं एज ए टीचर, डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल पॉइंट, राइट, तो हम लोग एक तरीके से हम लोग IT में भी उसी को न्यूरॉन्स को ही यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में न्यूरॉन्स होते क्या है, और जब हम लेके जैसे हमें ब्रेन स्ट्रोक जब हमें होता है तो उससे न्यूरॉन्स पे कितना इफेक्ट होता है उस चीज़ों से, व्हाट इज? या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली। सो स्ट्रोक जब होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स इन सिंपल टर्म्स इज एन वेयरिंग कनेक्शंस। हमारा जो ब्रेन से हमारा सारा बॉडी में जो कनेक्शंस है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक wearing in your house actually, very complicated but very God has made very wonderful things where every things which is there in the head, so head is the main head office, so from there the information goes to each and every part of our body, and this is carried by neurons and nerves, okay? So they have a connection with one another, and then this information goes in a very nice and wonderful way. So when there is a stroke, as I said, some part of the area of the brain is डैमेज, मतलब ब्रेन के कोई एरिया डैमेज हुआ है ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से। सो ब्रेन और हार्ट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो साथ ही साथ डैमेज होना शुरू होता है। राइट, क्योंकि उनको एक कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज की ज़रूरत है। जब नहीं मिलता है तो उनका डैमेज होना शुरू होता है। वहाँ पे कोई अलग से स्टोर वाला चीज़ नहीं है कि वो स्टोर करके रख लें और बाद में जैसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसको चल सकते, ऐसा नहीं है। सो ब्रेन को कंटिन्यूअस सप्लाई की ज़रूरत है। तो जब डैमेज होता है, ये हमें पता चला फ्रॉम द लिटरेचर ऑल्सो, देयर हैज़ बीन स्टडी ऑल्सो, उसके बारे में हमें काफ़ी जांच हुआ है, उसके बारे में पता चला है कि एवरी मिनट्स देयर आर मिलियंस ऑफ, एक्चुअली 1.9 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन गेट डैमेज। मतलब इतना न्यूरॉन ब्रेन में डैमेज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई रीस्टोर नहीं कर पाए तो, मतलब टोटली बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमें डैमेज बढ़ जाता है एवरी मिनट्स के बाद। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि किसी को इस तरह का डैमेज होता है तो वो दोबारा रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, सो जो डाटा ये बोलते हैं कि एक बार डैमेज हो गया तो दैट इज़ ए परमानेंट डैमेज, बट देयर आर एविडेंस जिसमें कि जो आर अंडर स्ट्रेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा पहुंचा देंगे या ग्लूकोज पहुंचा देंगे, क्लॉट को डिसॉल्व कर दे तो उसको रिवाइवल जो है नॉर्मल आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज जो कनेक्शन डैमेज हुआ है, दोबारा उसी कनेक्शंस बनने की चांसेस है, बट इट्स नॉट डेफिनेट।
राइट। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे ब्रेन इज सच ए वंडरफुल थिंग, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया डैमेज हुआ है, उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन नियर बाई जो एरिया डैमेज नहीं हुआ है वो लेना शुरू करते हैं ओवर द टाइम। राइट, जैसे ये एरिया डैमेज हुआ, इसका जो फंक्शन था इन्होंने अभी नहीं कर पा रहे, तो सराउंडिंग जो नॉर्मल एरिया है वो उसका काम करना शुरू करेंगे ओवर द टाइम। राइट। सो दैट्स हाउ वी नीड टू डू एन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। किसी को स्ट्रोक होता है तो हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू। तो बेसिकली मैं कई जगह पर ऐसा देख रहा हूँ कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इस समय पर अपनी बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी भी किसी प्रोफेशन में है जो इस समय पढ़ रहे हैं इस समय पर, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर से बोले अपनी तरफ से ही कुछ दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ड्रग्स की वजह से, तो इन वजह से भी बहुत उनकी लाइफ बहुत इफेक्ट करती है इस तरह से भी एक। सो राइट हिमांशु, सो जैसे तुमने बताया कोई अनप्रिस्क्राइब मतलब अनकंट्रोल्ड मेडिसिन लेना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उससे हम लोग काफ़ी देखते हैं कि यंग बंदे में जो स्ट्रेस की वजह से कुछ मेडिसिन ओवर द काउंटर ले लेते हैं, बाद में वो जो है एक प्रकार का एडिक्शन बन जाता है और उसके वजह से भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। राइट। या ड्रग एडिक्शंस इज एन वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स कि दिस कैन प्रीडिस्पोज टू स्ट्रोक। लकवा उसके वजह से हो सकता है। एंड मेरा राय ये है कि किसी को भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, आइदर इन द सेंस लाइक कि स्ट्रेस है, या क्योंकि दैट कैन हैपन इन करंट सिनारियो, इतना हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं, मॉर्निंग से उठ के हम भागते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। तो आप इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब के हिसाब से मेडिसिन लीजिए। Right. और ट्राई टू अवॉइड this sort of addictions, and especially for if you want to have your six packs, Right. go in proper way, not like Right. कि एक दिन में ये हो जाता है। और डाइट का सप्लीमेंट जो है that need to be checked actually, rather than कि ओवर द काउंटर कुछ भी स्टेरॉइड ले ले या कुछ अलग से चीज़ ले ले, वो अच्छा नहीं है शरीर के लिए। राइट। तो सर हमारे पास अभी हमने सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक की बात की थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी दवाइयाँ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने सुना है मिर्गी हम लोग बोलते हैं मिर्गी, या फिर एप्लेक्सी, राइट, और उसके राइट, और माइग्रेन। तो इन सब में डिफरेंस क्या रहता है? लेकिन काफ़ी लोग, मैंने सुना है कि एक पर्सन जो है ब्रेन स्ट्रोक और कोई बोलता है कि इसको मिर्गी हुई है, तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को सेम समझते हैं। राइट, बात सही है। तो इसके बारे में हमें ना काफ़ी सोसाइटी में एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है, मिथ्स है, एक प्रकार का अंधविश्वास है कुछ चीज़ों में, जिससे आप मिर्गी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल्दो आज का टॉपिक शायद मिर्गी के लिए नहीं है हम लोग। राइट। सो जो मिर्गी या किसी को झटका आते हैं, दौरे पड़ते हैं, और किसी को लकवा आना जो ब्रेन अटैक, दो अलग चीज़ है। राइट। किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन अटैक होता है, उसके वजह से मिर्गी हो सकता है, उसके वजह से होता है, बट दोनों अलग चीज़ है। मिर्गी जो होता है, मिर्गी की बीमारी या दौरे पर ना, उसमें शरीर में कहीं पे झटका आते हैं, और उसकी वजह से ये जो झटका आता है ब्रेन में, कोई एक प्रकार का बोलूँगा कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस तरह का झटका आता है, और कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, और उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, और ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी उसका रिकवरी भी होता है। मिर्गी का जो बीमारी है, हमारे सोसाइटीज़ में ये मानते हैं कि ये कोई एक भूत प्रेत का बीमारी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, मिर्गी का जो बीमारी है हम ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई भूत प्रेत का बीमारी नहीं है, ना कोई मतलब छूने वाला बीमारी है। तो ये हमें उसको लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, इवन क्योर भी हो सकता है। So the reason why I'm asking is this because when I had brain stroke, तो मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स वगैरह है, they are from IIT बॉम्बे से भी है, काफ़ी IIC बैंगलोर से भी है मेरे फ्रेंड्स। तो what they said कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उनको मिर्गी को सोच रहे थे। अच्छा। उनको एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता कि what is the difference between all of these things। Yes. तो लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, आपका मिर्गी क्या होती है, जो जितनी चीज़ें उनके डिफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है लोगों को पता। बेसिक डिफरेंस बताऊंगा तो जिस समय बात कर रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक हम एक्चुअली जस्ट स्ट्रोक बोल के नाम यूज करते हैं, आइदर स्ट्रोक और यू कैन से ब्रेन अटैक। राइट। ब्रेन में क्लॉट या ब्रेन में नसें फटने की वजह से होता है, और ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। राइट। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। जो आपको मिर्गी का जो बीमारी है, ब्रेन में एक प्रकार का जो कनेक्शंस है उसमें
शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक पकड़ लीजिए स्पार्क होगा या एबनॉर्मल शॉर्ट सर्किट हो गया है और उसी की वजह से झटका आता है। राइट, वो अलग चीज़ है। माइग्रेन ब्रेन में हमारा कहीं पे सरदर्द जो होता है उसी को एक प्रकार का सरदर्द जो है वो माइग्रेन है। सर वन मोर थिंग, जैसे हम लोग अब न्यूरॉन की हम लोग बात कर रहे थे, राइट, तो एज आई टोल्ड कि एवरी मिनट योर 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स अभी आपके ऑफ जा रहे हैं, राइट। तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, राइट, तो उसका ठीक होने के लिए सबसे पहले कि सब न्यूरॉन्स को आप ग्रो करें, राइट, लेकिन उसको ग्रो कैसे किया जाए नेचुरली? देखो, दो चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे किसी को इस तरह का ब्रेन अटैक आता है, स्ट्रोक होता है, सबसे पहला काम है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, राइट। प्रॉपर जगह पे जाएं जहाँ पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट हो रहा है। तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे एटलीस्ट जो हॉस्पिटल्स हो या सेंटर हो जहाँ पे सीटी स्कैन MRI का फैसिलिटी, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है, या स्ट्रोक सेंटर जहाँ पे स्ट्रोक, तो उसमें क्या होगा, पर टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक मिनट में, जैसे आपने बताया ना, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स गेटिंग डैमेज। सो आपको सबसे सिंपल सा बात है, ब्रेन में एक जगह पे ब्लॉक हो गया, खून नहीं जा रहा है, हमें उसको खोलना है। खोलने के दो तरह का खोलने का तरीका है। एक तो हम एक इंजेक्शन दे दें जो कि क्लॉट को डिसॉल्व कर दे, घोल दे, और दूसरा है कि हम अंदर से छोटे छोटे कैथेटर लेके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। ओपन सर्जरी नहीं है, अंदर पहुंच जाते हैं और क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि रास्ता खुल जाए। ये दो प्रकार। सो दैट इज द क्लास 1 एविडेंस वर्ल्ड वाइड। आपको किसी को भी वर्ल्ड में बेस्ट टू बेस्ट सेंटर में ले जाए, या US में ले जाए, सिंगापुर में ले जाए, कहीं भी बेस्ट टू बेस्ट सेंटर में ले जाए, दिस 2 ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया क्लॉट के लिए, यही 2 ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और यही 2 ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है, जैसे आपको हुआ है ना। सो मेरा ये मानना है, किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, टाइम ना वेस्ट करे और जल्दी से डॉक्टर साहब की सलाह लें, और जो कि हम क्लॉट डिसॉल्व कर सकते हैं या क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि वो रीग्रो का बात है, हाँ, ओवर द टाइम वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि आपको बाकी सारा प्लास्टिसिटी बढ़ाना है, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन के साथ उसको ओवर द टाइम। बट ये जो पहले जो 4.5 आवर्स का 4.5 घंटा गोल्डन आवर्स बोलते हैं हम इंजेक्शन देने के लिए, और क्लॉट रिमूवल वाला जो है अप टू 24 घंटा तक भी कर सकते हैं हम, बट 6 आवर्स तक करना सबसे अच्छा रहते हैं। तो वो मतलब जो पहले बेस्ट आपका आउटकम है, मतलब जिसमें कि कंप्लीट रिकवरी हो सकता है, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस लाना काफ़ी ज़रूरी है। राइट, बिकॉज एज अ सेड कि एक मेरे जो एक स्टूडेंट थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक था, तो उनको 1 वीक तक उनको पता ही नहीं चला कि उनको ब्रेन स्ट्रोक था। उनको पता कैसे चला कि पिछले 1 वीक से उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो कम्प्लीटली पेन हो रहा है, हेडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है इस तरीके से। तो वो भी एक उसका रीज़न मतलब उसके यहाँ पर रह चुका है, राइट। तो सर चल वैसे पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक है, तो हमारे पास 2 तरीके से हैं, राइट। या तो आपका क्लॉट हो जाए, या फिर आपके अंदर ब्लड जो है वो फट जाए। अब दोनों केस में किस तरीके से दवाइयाँ दिया जाता है, वो दोनों बहुत डिफरेंस है। एक का फटता तब है जब आपके पास ब्लड थिनर हो, राइट, या फिर आपका हाई प्रेशर हो, बीपी हो बहुत ज़्यादा, राइट। और जो क्लॉट है उसमें इस तरीके में होता है कि जब आपके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाए, और दोनों की दवाइयाँ बहुत अलग है। एब्सोल्युटली यार, अक्षत तुमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा है, और इसका आपने जवाब भी एक बार दे दिया है। मैं बताता हूँ, जैसे आपने बताया ना कि सेल्फ मेडिकेशन, जैसे किसी को लकवा होता है, लकवा का अटैक आता है, हाथों में पाँव में कमजोरी हो जाता है, आप घर में बैठ के ये मत सोचिए कि उनको एस्प्रिन दे दें, गोली दे दें, क्योंकि एस्प्रिन का जो गोली है वो है कि खून पतला करने वाली गोली। आप सोच के देंगे कि स्ट्रोक हो गया तो एस्प्रिन दे देते हैं, तो ये आपको हेल्थ से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। कैसे? जैसे मैंने बताया ना, 2 प्रकार का स्ट्रोक है, एक तो कि ब्रेन में क्लॉट जाने की वजह से होता है, या आपका दूसरा है कि ब्रेन नसें फटने के। अभी पकड़ लीजिए, हमें बाहर से तो पता नहीं चलेगा, बाहर तो हाथों में कमजोरी आया होगा, है ना, तो उनको ब्रेन जब हम सीटी स्कैन करेंगे तभी हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग की वजह से हुआ या नहीं है। किसी को ब्लीडिंग की वजह से हुआ, उसके ऊपर आप खून पतला करने वाली दवाई दे रहे हो, तो वो और भी खतरनाक बन सकता है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि अराउंड 15-20% में जो है स्ट्रोक होता है आपको ब्लीडिंग की वजह से है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है ना। उसमें हम इस खून पतला करने वाली दवाई नहीं देते हैं। जो कारण है, जैसे बीपी की वजह से हो तो बीपी के कंट्रोल करना, बाकी सारा चीज़ करना। कभी कभी होता है कि ब्रेन में एबनॉर्मल नसों की गुच्छे बन जाता है और उसी फट जाता है,
या कि नहीं तो कभी गुब्बारे हैं ब्रेन में और गुब्बारे फट जाता है, उसके वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। तो सबका जो ट्रीटमेंट है अलग है, वो डिपेंड करेगा कि किसके वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है ना। तो वो सारा अलग है। जैसे क्लॉट की वजह से है तो क्लॉट का ट्रीटमेंट कंप्लीट अलग है, जिसमें उसमें खून पतला करने वाली दवाई दिया जाता है, आगे दोबारा क्लॉट ना बने, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई दिया जाता है, जो ब्रेन में डैमेज हो उसको रिकवरी के लिए दवाई दिया जाता है, ब्रेन में जो डैमेज हुआ है उसके वजह से दौरे ना पड़े, जैसे आपने बताया ना, उसके वजह से भी दवाई कभी कभी देने की ज़रूरत पड़ सकता है। ये सारा चीज़ आता है। जैसे उनको हाथों में कमजोरी आ गया, ज़्यादा आकड़पन आ गया है, स्पास्टिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकता है। सो ये सारा स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। और लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है, किसी को ये तरह का प्रॉब्लम आते हैं तो डॉक्टर के पास जाए और इसका ट्रीटमेंट लो। राइट है ना सर। टोटल हमें लगभग जैसे रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मैं देखा कि आई थिंक लास्ट टाइम वी हैड डिस्कशन कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर हम लोग ठीक हो सकता है, और लगभग मैं 2 साल तक ही मैंने तब देखा है। तो मतलब टोटल वैसे रिकवरी होने में टोटल कितना टाइम लगता है? ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट है, ड्यूरेशन, वो डिपेंड करेगा कि ब्रेन में कहाँ पे डैमेज हुआ है ना। सो ब्रेन में जैसे हम बोलते हैं ना, कभी माइनर स्ट्रोक हुआ है, उनका तो काफ़ी रैपिडली इम्प्रूवमेंट आ जाता है। किसी किसी को लार्ज स्ट्रोक हो गया है, कंप्लीट पैरालिसिस हो गया है, उनको काफ़ी समय लगता है। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कब लिया है और कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, है ना। जैसे हमने देखा है, आपके साथ भी तो था, जैसे आपने लेफ्ट साइड में जब आए थे, आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट पैरालिसिस था, सो आपने अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, आपको कंप्लीट पैरालिसिस था। लकीली टाइम पे आया, हमने अंदर जाके वो क्लॉट को रिमूव किया, आप ऑन टेबल पे आपका हाथों में पावर आ गया है, बातचीत करना शुरू किया, और कुछ ही दिन में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया है। सो इस तरह का जो मिराकुलस थिंग जो है, मतलब बहुत ही अच्छा वाला चीज़, ये भी हो सकता है जो कि विद इन डेज भी हो सकता है, विद इन आवर्स भी हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट कब लिया है और कैसे लिया है ना। एक तो ये है, और दूसरा है कि ब्रेन का जो कौन सा एरिया डैमेज है एंड हाउ मच, मतलब एरिया जो डैमेज है, कितना ज़्यादा एरिया डैमेज है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे ये एक्यूट फेज निकल जाए, पकड़ लीजिए कोई मतलब हो सकता है कोई गांव में है, बहुत दूर में है, शहर तक पहुंच नहीं पाया, वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उनके लिए भी ये है कि आप पकड़ लीजिए गोल्डन आवर्स आप मिस भी कर दिया, उसके बाद भी आपको डॉक्टर के पास के दिखाना चाहिए, क्योंकि विथ ट्रीटमेंट आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए हिमांशु, तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखिए, एक आम आदमी के लिए ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जो है या स्ट्रोक जो है, उनको किसे पता चलेगा, है ना। तो आपको पता तभी चलेगा जबकि आपको लक्षण के बारे में पता है। तो लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो माइनर स्ट्रोक होता है वो हम मिस कर लेते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि यार मैंने सोने के समय शायद कहीं पे लग गया होगा, तो अच्छे से नहीं सोया है, तो मेरे को स्प्रीन आ गया, इसीलिए हमने शायद हाथों में पाँव में कमज़ोरी आ गया है, ठीक हो जाएंगे। तो हम इसे वेट करते हैं। तो वेट करते करते कि जो गोल्डन आवर्स के बारे में जो बात कर रहे थे कि आपको कंप्लीट रिकवरी हो सकता है गोल्डन आवर में, तो वो आवर मिस हो जाता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, तो ये तो ब्रेन स्ट्रोक था। बिल्कुल। तो हमने आज जो आपके साथ बात करेंगे कि किसी को ब्रेन अटैक आता है या स्ट्रोक होता है तो उसका लक्षण क्या है। लक्षण जो एक्रोनिम जो बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, एक तो है कि फास्ट है, बहुत ही कॉमन है, फास्ट या बी फास्ट, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या लक्षण है। एक आज नया चीज़ एक के बारे में बात करेंगे, वो भी और एक एक्रोनिम है, दैट इज कॉल्ड सेव मी। नाम भी बहुत ही कैची नेम है। आज हम सेव मी के बारे में बात करेंगे। सो सेव मी स्टैंड्स फॉर व्हाट, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्माइल एंड स्पीक। सो किसी को इस तरह का आपको डाउट है, उनको स्माइल करने के लिए बोलिए, या दांत दिखाने के लिए बोलेंगे तो स्माइल करना ही है। तो उसमें जैसे एंगल ऑफ माउथ जो है, मुंह टेढ़ापन देख सकते हैं, जैसे इस तरह का मुंह टेढ़ापन होगा। स्पीच में मतलब वो स्पीच तुतलापन तो आ जाएगा, स्लार्ड स्पीच जिसको बोलते हैं, राइट। ए फॉर आर्म्स, उनको आप हाथों में या पाँव में कमजोरी आ सकता है, जो कि बहुत ही पैरालिटिक जैसे हो गया तो ऑब्वियस हो गया। ऑब्वियस नहीं है तो उनको आप हाथों आगे ऐसे हाथ रख सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि ऐसे करके रख के फ्यू सेकंड्स के लिए रखिए, राइट, है ना। तो उसमें कमजोरी है तो हाथ नीचे आ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, राइट। या हाथ में ग्रिप में कमजोरी आ गया है, पाँव में चलने में तकलीफ हो गया है, राइट। दैट्स फॉर ए। देन वी फॉर विजन।
विजन, जैसे आंखों में देखने में प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ ठीक था, फटक से ऐसा हो कि मेरे को धुंधलापन दिखाई दे रहा है, डबल चीज दिखाई दे रहा है। और अच्छा से देखने के लिए बोलूंगा कि आप एक आंख को बंद कर लो और उनको पूछो कि आप दूसरे आंख से देखो। सिमिलरली डू द रिपीट द सेम थिंग ऑपोजिट आई के लिए। तो उससे पता चलेगा कि हमें कुछ एरिया अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ई फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब चलने के समय जैसे हमारे पीछे के जो पार्ट है, एक पार्ट है सेरिबेलम बोलते हैं, जो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। राइट। वहाँ पे स्ट्रोक होता है तो उनको चलने में तकलीफ होगा। ऐसे होगा कि दारू पी के चल रहा है ना, सो स्वे करेगा, ऐसे ऐसे करके चलने में स्वे करेगा। तो उनको चलने के लिए बोलिए और देखिए कि इक्विलिब्रियम कैसा है। राइट। देन कम्स द मी वर्ड। मी एम फॉर मिनट्स। जैसे हमने पहले भी बात किया है कि स्ट्रोक जो है, ब्रेन अटैक जो है, उसमें एवरी मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज कॉल्ड टाइम इज ब्रेन। टाइम ब्रेन है, टाइम लॉस कर लिया तो ब्रेन लॉस हो जाएंगे। राइट। तो वहाँ पे एक एक मिनट का फर्क है। तो इसीलिए इस एक्रोनिम में एम का मतलब मिनट। सो एवरी मिनट्स इज इंपॉर्टेंट हियर। राइट। ई फॉर इमरजेंसी। सो डोंट, इफ इस तरह का कोई भी तकलीफ आता है तो आप टाइम वेस्ट ना करें। और साथ ही साथ जो नियर बाय आपको स्ट्रोक सेंटर है, या आपको फ़ोन किसी से जिसको न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनको स्ट्रोक के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या दूसरे लोग हैं, कोई डॉक्टर साहब है जो कि जिनको स्ट्रोक के बारे में पता है, उनसे साथ बात करिए। नियर बाय स्ट्रोक सेंटर में जाए। मैं ये बोलूँगा कि आप जहाँ तहाँ पे जाके टाइम वेस्ट ना करें। जैसे मैंने बोला ना, गोल्डन आवर्स है। सो गोल्डन आवर्स जो है 4.5 घंटा तक है, जहाँ पे हम ये इंजेक्शन हम दे सकते हैं। और 6 आवर्स या 24 आवर्स तक भी हम ब्रेन में जाके मेजर क्लॉट है तो उसको हम निकाल सकते हैं। राइट। तो मेरा जो संदेश है इससे जो कि ये जो सिम्टम्स है मैंने आपको जो साथ जो शेयर किया है, इसको आप याद रखें। आइडेंटिफाई, किसी को इस तरह का तकलीफ है तो इसको इग्नोर ना करें, है ना, और इसको आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर की सलाह लें। सर बस एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी जानना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास या तो लेफ्ट साइड के ब्रेन हो या फिर राइट साइड पे। राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो राइट साइड है मेरे हाथ में, तो यहाँ पर जो पैरालिसिस हो रही थी मेरी राइट साइड पर था, यानी कि जो मेरा जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड से वो इफेक्ट कर रहा था। राइट। तो अगर मेरे पास, हमने जैसे बताया कि अगर हमें राइट साइड पे है यानी कि हमारे चलने में प्रॉब्लम होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे है इसका मतलब है कि हमारे स्पीच के अंदर प्रॉब्लम होगी। राइट। तो अब मेरे साथ जो हमारे साथ रहा, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, अगर कोई मुझे एक पेपर के अंदर लिखा है कि क्या लिखा हुआ है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपने क्या रहा, मुझे ये समझ पे आया कलर के कलर चीज़ें क्या हैं, मेरा नाम क्या है। जैसे हम लोग, मुझे वो रिमेम्बर वो याद है कि हम लोग उस समय पर आईसीयू में थे और मैं आपसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानूँ, बट किसी को पता नहीं चला था कि क्या है। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं उस पर। तो वो चीज़ें क्या क्या यहाँ पर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या था कि मैंने प्रोसेस के उसके बाद क्या पूरी प्रोसेस हम लोग क्या रहे थे, हम लोग कि मैं करने के बाद हम लोग यहाँ से 40 से हम लोग आए थे। फिर हमने थोड़ा सा थोड़ी पढ़ा हम लोगों ने कि हमारे कलर्स क्या क्या होते हैं, तो मैंने पढ़े पहले। फिर हमने ABCD और ये सब चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ी उस समय पर। या फिर हमारे पास स्पीच की चल रही थी, जिसमें प्रॉब्लम, स्पीच की प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी चीज़ें वो सब चल रही थी। तो ऐसी और कौन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उससे रिकवरी के लिए और क्या क्या लोग कर सकते हैं जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? देखिए हिमांशु, ऐसे हैं, पहले जैसे बताया, हमारा ब्रेन का जो क्रिस क्रॉस है, मतलब हमारा जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट साइड बॉडी कंट्रोल करता है। राइट। राइट साइड का जो बॉडी है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड। राइट। नंबर 1। राइट। नंबर 2, जो राइट हैंडेड पर्सन है, इवन फॉर द लेफ्ट हैंडेड पर्सन ऑल्सो, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन जो हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड का ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट है। राइट। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट लेफ्ट साइड मोर, इट टेक्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्पीच। जो हम बोलते हैं, बातचीत जो करते हैं, उसका सेंटर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में रहते हैं। राइट। जो नियर बाय एरिया है, एसोसिएशन जो एरिया है, उससे हमें स्पीच का कम्प्रीहेंशंस एंड ऑल दिस थिंग्स जो स्पीच का वो कोरिलेट करते हैं। जैसे आपको हुआ था उसके वजह से आपने अच्छे से कौन सा क्या चीज़ है वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, उसी की वजह से। सिमिलरली हमारा पीछे का, जैसे आई का हमारा विजन जो ट्रैक है, जाके ऑक्सीपिटल पीछे जो पार्ट है वहाँ पे जाके एक सेंटर है, वहाँ पे होता है, और वहाँ पे सब कुछ पता चलता है कि कौन सा विजन कहाँ पे है, कैसे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी नाइसली मेड। सो पीछे का जब स्ट्रोक होता है, उस एरिया में इन्वॉल्व होता है, तो आपको विजन्स का प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि जैसे दोनों आँखों से देख रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कभी कभी एक जो थोड़ा सा कुछ
विजन का एक आंखों में प्रॉब्लम है तो दूसरा कंपेंसेट करने के लिए ट्राई करते हैं। राइट। तो आप इसे दोनों आंखों से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो एक आंख बंद करेंगे तो आपको ऑब्वियस दिखाई देगा, अरे यार मैं तो ये एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा है। राइट। सो दिस इज हाउ। सिमिलरली जैसे आपको ब्रेन का कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें कि उसके वजह से आपको जस्ट ओनली हाथों में कमजोरी आ सकता है, पाव पूरा ठीक है, इस तरह हो सकता है। तो ये ऑल डिपेंड्स अपन की ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से काम करना। ब्रेन में कुछ एरिया ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको हाथों पाव में कमजोरी नहीं है, जैसे थैलेमस में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको वहाँ पे ना सेंसेशन काफ़ी अजीब सा सेंसेशन होते रहेगा, पेनफुल सेंसेशन रहेगा, परस्टिशस रहेंगे, नमनेस रहेगा, लेकिन वीकनेस नहीं होगा। तो इस तरह का सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपन कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो सर अब जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पर मैं चेक किया था कि हमारे पास जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसमें एमआरआई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर हमें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसका या तो फट गया है ब्लड या फिर आप उसे क्लॉट हो गया है, तो उसके बिना भी पता चल सकता है कि सर बिना एमआरआई के बिना पता चल जाए कि वहाँ पर ज़रूर। सो हमें एमआरआई एब्सोल्युटली ज़रूरत है बोल के ऐसा नहीं है, हम सिटी स्कैन से साथ आराम से कर सकते हैं, इवन दवाई भी शुरू कर सकते हैं। हम किसी को ब्रेन में क्लॉट जाने की वजह से स्ट्रोक होता है तो सबसे पहला काम है कि सिटी स्कैन करना है, एमआरआई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सिटी स्कैन से भी आराम से हो सकता है। सिटी स्कैन करके हमें देख लिया कि हाँ ब्लीड नहीं है, इनको स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हुआ है, फिर हम दवाई जो जैसे घुलने वाला जो दवाई है हम दे सकते हैं। सिटी एंजियोग्राफी करके हम देख सकते हैं कि ब्रेन में क्लॉट कहाँ पे है, रास्ता कहाँ पे ब्लॉक हुआ है, और ब्रेन का कितना एरिया जो है, जैसे सिटी परफ्यूशन हम करते हैं वो अलग अलग स्टडी है, सिटी में ही कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि ब्रेन का कितना एरिया जो डैमेज हो गया है, कितना एरिया हम सेव कर सकते हैं, है ना। उसके ऊपर ही हमें ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है। करेक्ट। मतलब जैसे इतना एरिया ब्लड सप्लाई आपको उसी एरिया से मिलने वाला है, तो आप जब तक आए तो इतना एरिया डैमेज हो चुका है, लेकिन इतना सा एरिया जो है हम अभी भी सेव कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। पकड़ लीजिए हमारे पास वो जो बंदे हैं उन्होंने काफ़ी लेट आया है और जब तक आया काफ़ी एरिया डैमेज हो चुका है, तो हम वो जो क्लॉट रिमूवल वाला है, खून पतला करने वाली दवाई देके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि हम उसको क्लॉट रिमूव भी कर देंगे तो ज़्यादा एरिया सेव नहीं कर पाएंगे हम, जो एरिया डैमेज होना था हो गया है ना। सो ये सारा जो डिसीजन है हम सिटी के ऊपर आराम से ले सकते हैं। सिटी के ऊपर फास्ट भी होता है और कॉस्ट भी कम पड़ता है। ऑल्दो कोई कोई सेंटर जैसे एमआरआई बेस्ड होता है, कोई कोई सेंटर सिटी बेस्ड होता है, तो इसके कोई जो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट सिटी के साथ भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं। राइट। तो सर वन मोर थिंग जो एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है और उस रास्ते में हमें कोई डॉक्टर ना मिले, कोई अच्छा, जैसे मेरे क्लास में हम लोग जब मैं ब्रेन स्ट्रोक मुझे हुआ था तो मैं फोर्टिस में मैं गया था दिल्ली के अंदर ही, लेकिन वहाँ पर उस समय पर न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। फिर हमें वहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ से हमें गुड़गांव के अंदर, और फिर यहाँ पर हमारी दवाई वहाँ पर चली थी। तो इज इट इम्पोर्टेंट कि उस समय पर कि अगर आसपास में कोई डॉक्टर ना मिले, तो हम लोग दिल्ली के अंदर है, राइट, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, ये बहुत बड़ी कंपनीज काफी जगह पर है कि हम कुछ अवेलेबल है, लेकिन काफी लोग गाँव से हैं, समझ गए, गाँव के पास हो जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं फास्ट, अगर उसको बोल सकते हैं कि देखिए सबसे पहला तो मेरा सलाह ये रहेगा कि सबसे पहले स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करें, नंबर 1। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रोक किसी को लगता है कि हाँ ये स्ट्रोक लग रहा है, तब मैं ये बोलूँगा कि आपके जो रिलायबल जो डॉक्टर है जिसके साथ आपका फैमिली फिजिशियन है, उनके साथ डायरेक्टली बोलिए कि ये शायद मुझे स्ट्रोक लग रहा है इस तरह का, सो डॉक्टर साहब मैं कहाँ पे जाऊँ जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरे पास ही आए, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो नियरेस्ट जो सेंटर है जहाँ पे स्ट्रोक के ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पे स्ट्रोक का एटलीस्ट आपका इंजेक्शन से शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाए और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, है ना। सो जहाँ पे इसका स्ट्रोक का रेडी सेंटर जिसको आजकल हम बोल रहे हैं वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाइए। मेरे केस में आई वाज वेरी यकी कि बिकॉज मैं घर पर था, तो मेरे घर के साइड में जो थे एक डॉक्टर थे, एंड शी इज लाइक वो टीबी के डॉक्टर थे, समझ गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही उन्होंने बताया कि कितना बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया, घर के सामने ही थे वो, बिल्कुल। एंड यू हैव डन सच ए गुड थिंग, साथ ही साथ आपने डॉक्टर साहब का सलाह लिया और डॉक्टर साहब ने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया, उसके आपने टाइम पे पहुंच गए, गोल्डन आवर पे आपको इंजेक्शन भी मिल गया और क्लॉट भी आपको रिमूव हो गया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, है ना। सर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हम लोगों ने, एंड आई होप कि काफ़ी लोग, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपका चैनल भी है, सर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सर फोर्टिस में अगर आप कुछ डिस्कस करना है तो सर से भी आप बात कर सकते हैं, राइट। तो
हमें आज इतनी चीज़ें, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी को शायद मिलने को नहीं मिलता। लाइक हम लोगों को देखा है कि हम लोगों ने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो लोग बोल सकते हैं कि सर मुझे हार्ट अटैक हुआ है, राइट, दिखा सकते हैं कि देखो मेरे को वो हुआ है, राइट। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक होता है तो कोई फेस से देख नहीं बता सकता कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। थोड़ा सा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को हार्ट अटैक तो हर किसी को पता है, पर ब्रेन स्ट्रोक नहीं पता। मैं वही बोलूँगा कि देखिए हार्ट अटैक, क्योंकि मूवीज में सभी जगह पे आपको किसी को भी कुछ सीन दिखाना है, सीन क्रिएट करना है तो हार्ट अटैक दिखा देते थे कि सीरियसनेस, राइट। बट सिमिलरली द ब्रेन अटैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना कॉमन है कि 1 in 4 अभी जो है, आप 4 बंदे को यहाँ पे बैठा दीजिए एडल्ट, उसमें से एक बंदे को सारा मतलब ओवर द ईयर्स कैन डेवलप स्ट्रोक। सो 1 in 4 कैन हैव ए स्ट्रोक, मतलब इतना कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए इसका जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है और इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग थिंग। द मोस्ट गुड थिंग इज दैट इसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे हमें कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। एक मुझे एक याद आ रही है, जब मूवीज में ऐसा होता था कि लोग में से आज कुछ रात किसी को कुछ लड़ाई, मतलब वो कुछ लग गया और भूल गया कि क्या हुआ, मैं कौन हूँ, हुआ है मैं, और वो ऐसे ही लगता है कि यार अचानक रात को कुछ हुआ, किसी से गिर गया या फिर कुछ थड़ सिर पे लगा और उसके बाद उसकी मेमोरी याद आ गई। तो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट लाइक स्ट्रोक मैजिक, ये थिंग, बट ट्रीटमेंट के साथ मैजिक होता है। ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी मैजिक होता है, हमने देखा है, हमने ऑन टेबल पे ट्रीटमेंट के साथ मैजिक होता है। सो मैं अंत में एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा कि किसी को स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2 प्रकार का ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक तो हम इंजेक्शन देते हैं, कि हम जो स्ट्रोक के बारे में, वो क्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आई हैड बोथ ऑफ देम, मेरे साथ दोनों हुआ था शायद। हाँ, सो आपके जो क्लॉट के वजह से जो है स्ट्रोक के जो क्लॉट के वजह से होता है, उसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसमें कि ब्रेन के जो क्लॉट है उसको घोलने के लिए दवाई दिया जाता है। और साथ ही साथ हमें ये जो क्लॉट का मात्रा ज़्यादा है, मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गया है, तो हमें अंदर से कोई ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, अंदर से ब्रेन तक जा सकते हैं, उसको क्लॉट को खींच के निकालना। राइट। हमारा सिंपल टारगेट है कि जो क्लॉट है उसको जल्दी से खुलना है, जो रास्ता बंद हो गया उसको खोलना है, सो दैट कि ब्रेन के डैमेज है वो कम हो जाए। राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में 40s में जो हम लोग गए थे 40s में, तो सबसे पहले मेरे डिसॉल्व कर रहे थे, मतलब दवाई दिया है, फिर आप हमारे पास उसके बाद जब यहाँ पर हमने क्लॉट के जो है रिमूव किया था। राइट। सो वैसे आज सर हमने बहुत बातें करी, थैंक यू सो मच आपसे मिलने के लिए। और या हिमांशु, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे इसलिए अच्छा लगा कि तुम यू आर एन आई वुड से यू आर एन एम्बेसडर फॉर स्ट्रोक अवेयरनेस कैंपेन। सो सच एन वंडरफुल गाय, बहुत अच्छा लगा। और तुमने स्ट्रोक के हमें वो कैंपेन अवेयरनेस जो प्रोग्राम है आगे लेके जाना है, जिसके सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और आप इसका ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। हम अभी दोबारा मिलेंगे आपके साथ और भी कुछ चीज़ बातें करेंगे स्ट्रोक के लिए। बिल्कुल। जस्ट मोर थिंग, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा कमेंट है यहाँ पर वीडियो के अंदर आप चेक करोगे, वहाँ पर कमेंट्स में हमारे पास ईमेल आईडी होगी, मेरे पास भी होंगी और सर के लिए भी होगी। अगर मेरे बारे में, बिकॉज आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, अगर मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि फैमिली वगैरह जानना चाहते हैं कि मेरे की फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसके बारे में कुछ कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज फ्री। अगर आप सर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है या फिर उनका ईमेल आईडी भी है, तो वो सर से डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। राइट। श्योर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।